हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पर। मैं आप सबों का दोस्त धन जी आज फिर से सेट नंबर 25, सेट नंबर 15 के साइंस के क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं, जिसमें कुल साइंस के क्वेश्चंस 25 होते हैं। और जो 25 क्वेश्चन होते हैं वे आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका क्वेश्चन का संग्रह है। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, सभी लोग जुड़िए जल्दी से, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। 1 मिनट तक वेट कर लिया जाए सभी का और उसके बाद स्टार्ट कर दिया जाए। तो एक बार सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं वह शेयर कर दीजिए और बाकी लोगों को बोल दीजिए कि क्लास प्राइम हो गया है। तो जल्दी से सभी लोग को जुड़ने के लिए बोलिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और उसके बाद आज के सेशंस को आगे बढ़ा दिया जाए। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़िए। चलिए, हम लोगों की अगर बात कहा जाए तो हम लोग जो सुपर 25 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को शामिल करते हैं, जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन टोटली होता है 8, केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है 9 और बायो के क्वेश्चन होते हैं 8, जिसमें से कि आपको टोटल क्वेश्चन 25 मिल जाते हैं। और इन क्वेश्चन में आपको डिस्कशंस भी देखने को मिलेगा और यह क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू सेशंस के रूप में होते हैं। और एमसीक्यू सेशंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ इस क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग डिस्कस करते हुए भी चलते हैं कि इस क्वेश्चंस के आगे पीछे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक बार सभी लोग जुड़ गए, सभी लोग जुड़ गए, यस टाइप करिए। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होता है। मतलब कि जब बांध में आप पानी रखते हैं, बांध में पानी रहता है तो कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है उसमें। स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। बताइए कि कौन सी ऊर्जा उसमें होता है। आंसर कीजिए सभी लोग, थोड़ा सा स्लो हो जाए ताकि सभी लोग जुड़ जाए तब तक से। और उसके बाद तो आंसर कीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़ गए हैं, कि बांध में जो संग्रहित पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए, अगर बांध में संग्रहित पानी की ऊर्जा की अगर बात कहा जाए तो बांध में पानी जो स्थित होता है उसमें संग्रहित ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। इसको समझने के लिए एक फिगर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है, बांध है। अब इस बांध को क्या किया गया है, यह बांध जो बांधा गया है, यहाँ पे है पानी। क्या है, यह है पानी, मतलब कि जो जल है, जल को इस बांध के द्वारा इस पानी को रोका गया है। और स्थितिज ऊर्जा कहता है, क्या कहता है, कि जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है कि जब किसी वस्तु या कोई भी चीज़ में उसके अवस्था के कारण जो ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, उसके अवस्था के कारण जो ऊर्जा संग्रहित हो जाती है वह होती स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि हम इस पानी को स्टोर कर रहे हैं तो इस पानी के स्टोर करने के कारण, इसमें पानी को बांध कर रखने के कारण इसमें एक कार्य करने की कुछ क्षमता हो गई, यानी कि कुछ इसमें ऊर्जा हो गई है। क्योंकि जैसे ही हम इसको बांध को खोलते हैं तो यह पानी क्या होगी, तेजी के साथ बहाव करेगी। पानी को संग्रहित करके रखे हैं, अगर हम डैम को खोल दें तो यह पानी क्या होगी, तेजी के साथ बहाव करेगी। और तेजी जब लाएगी तो कुछ ना कुछ अपने साथ कार्य करने की ऊर्जा संग्रहित कर लेगी। तो स्थितिज ऊर्जा कहता है कि जब किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ में उसके अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और बांध में आप पानी को संग्रहित कर रहे हैं, जब बांध में पानी को संग्रहित कर रहे हैं तो उसकी
जो अवस्था है परिवर्तन, जैसे कि वह थोड़ा सा था अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है। तो जब पानी स्टोर हो जाएगा तो उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता हो जाती है और वह होता है स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर आप सबको को पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। और m द्रव्यमान तो पानी का था और इस पानी में ऊंचाई आ गया, मतलब कि इतना पानी था पहले स्टोर होते 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 इतना ऊंचाई आ गया। जब इतनी ऊंचाई के आ गया और पानी जो है उसमें m द्रव्यमान की वस्तु होगी और जीव अपनी ओर खींचेगा ही, तो यह क्या होगा, हो जाता है। तो बाद में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में, कोई वस्तु है या कोई पिंड है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल घर्षण बल या स्थितिज ऊर्जा होता है, कि बोलिए कौन सी ऊर्जा होती है। कि जब पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है कौन सा ऊर्जा होता है, कि पहाड़ से जब गिरेगा कोई पानी तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बताइए कौन सी ऊर्जा होगी। सभी लोग बताइए जल्दी से। चलिए, अगर इसकी राइट आंसर्स की अगर बात कहा जाए कि पहाड़ से कोई पानी गिरेगा, पहाड़ से जब पानी गिरेगा तो पहले तो पानी के स्टोर होने के कारण, क्योंकि यह पानी जो है पहाड़ पे है और जब पानी पहाड़ पे स्थित है तो इसमें अपनी स्थिति के कारण कुछ ऊर्जा संचित हो गया और वह ऊर्जा हो गया स्थितिज ऊर्जा। अभी देखें कि जो किसी बांध में बांध के रखिए या पहाड़ पे जब रखिएगा बांध के, जैसे कि यही देखिए, इस फिगर को देखिए, यह क्या था, पहाड़ था और यह पहाड़ जो है इस पहाड़ पर यहीं पका कर दिया गया है, बांध बनाकर रख दिया गया। बांध बना के जब पहाड़ पर रखिएगा तो इसमें जो ऊर्जा जो क्या हो जाएगी कि जो इसमें जल संचित हो जाएगी, जल संचित होने के कारण, जो जल संचित हो जाएगी उसके संचित होने के कारण इसमें एक ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी जिसको कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इस स्थितिज के कारण, अब यह स्थितिज के कारण क्या हुआ कि जब यह जल आगे की ओर आता है तो इसमें गति आ जाती है। क्या आ जाती है, गति आती है। यानी कि जब स्थितिज में था तब तो mgh था, क्या था, m भी था, g भी था और h भी था। m जब आगे की ओर बढ़ा, जब यह पानी नीचे की ओर गिर रहा था, जब यह नीचे की ओर गिरेगा तो इसमें एक वेग संचित हो जाएगा, v संचित हो जाएगा। जब आपका m है और v है तो आपको पता है कि जो ke है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि यह जल नीचे की ओर गिर रहा है, जब नीचे की ओर गिरेगा तो उसमें वेग आए, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति उसकी u थी, लेकिन जब नीचे की ओर आएगा तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो वेग यानी कि जो उसमें गति आएगी, जब अवस्था में वह पहाड़ से नीचे गिर रहा है तो उसमें गति आएगी और गति जब आएगी तो के, और के कहता है हाफ mv²। तो m है पहले से जो कि जल है और इसमें गति आ जाने के कारण, क्योंकि वह ऊंचाई से गिर रहा है, ऊंचाई में संचित होने के कारण, ऊंचाई पर पानी संचित होने के कारण उसमें तो mgh था क्योंकि वह पहाड़ पे है और वह ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, गिरने के दौरान उसमें वेग हो रहा है और वेग के कारण उसमें क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। तो कहेंगे कि एक पहाड़ से पानी गिर रहा है तो पहाड़ पर उपस्थित जो पानी होगी उसमें तो उपस्थित होगी संचित स्थितिज ऊर्जा, तो पहाड़ से गिरता हुआ जो पानी होगा उसमें स्थितिज और संचित दोनों हो जाएगी। अब यह क्या होगा कि जब पहाड़ से पानी गिर जाएगा तो जो नीचे आएगा, यह जब यह नीचे की ओर गिरेगा तो जो नीचे होगा, अब कहेगा कि जब पहाड़ से पानी गिर जाता है, पत्थर पे जब आएगा, जब सतह पे आता है तो यहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा और घर्षण होगा तो यहाँ पे हीट पैदा होता है। और इसी गति का प्रयोग करके जो गति है, जो पानी ऊपर से गिराने के बाद जो गति आया, पानी से गिर रहा है और जो गति आ रहा है,
इसी गति का प्रयोग करके हम टरबाइन को नचाते हैं और इसी टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पैदा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर अब आते हैं कि आपको बताना है कि किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या गति संरक्षण के सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। बताइए सभी लोग कि किसके कारण होता है। बताइए जी, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, और समय से सभी लोग जुड़ा कीजिए। चलिए, अगर इस आंसर की अगर बात कहा जाए कि किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो वे होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? तो जो संवेग संरक्षण होता है उसके सिद्धांत के अनुसार करता है। क्योंकि अगर बात कहा जाए रॉकेट की, क्या हुआ, ये रहा रॉकेट, और आपको संवेग संरक्षण में कहता है कि जब संवेग संरक्षण होता है तो देखिए जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट उड़ते समय जो है, रॉकेट जो उड़ते समय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसका संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और जो रॉकेट उड़ता है वे न्यूटन के तीसरे गति के नियम के, न्यूटन क्या, जो तीसरा गति नियम होता है, जो तीसरा गति नियम है उससे यह होता है। तीसरा गति नियम कहता है कि प्रत्येक, अगर दो पिंड है, क्या है, दो पिंड है, मान लेते हैं कि एक रॉकेट है जो कि M1 है और एक सतह है जो कि धरती है, पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान है M2। मतलब कि एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान M1 और एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान M2 है। यह क्या कर रहा है कि जब अभी उड़ान नहीं है, उड़ान के पहले इसका वेग जो है u है, क्या है, u1 है, और यह धरती पे जब, क्योंकि तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक गति के, मतलब कि न्यूटन कहता है कि प्रत्येक, न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। और जब प्रत्येक, क्या कहता है कि जब प्रत्येक प्रतिक्रिया बल लगता है तब पिंड जो M1 और MU से चल रहा था और धरती जो था M2 था और इसका अभी भी वेग क्या था, सुनिए। जब इस पे रॉकेट के द्वारा बल लगाया जा रहा है तो यह M1 जो है, M1 जब अपने भी वेग के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर बूम छोड़ते हुए, बूम छोड़ते मतलब कि यह जो नीचे की ओर जो गैस छोड़ते हुए जा रहा है, तो इस गैस के द्वारा पृथ्वी पर बल लगाया जा रहा है। जब पृथ्वी पे बल लगाया जाएगा तो पृथ्वी भी क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा। मतलब कि M2 V2 के से क्या होगा, ये भी वेग के साथ ऊपर की ओर धक्का देगा, क्योंकि यह नीचे की ओर धक्का देगा। रॉकेट यह जो आपका छोड़ रहा है, गैस जो छोड़ता है वह नीचे की ओर धक्का देता है और पृथ्वी क्या करता है, ऊपर की ओर धक्का देता है। तो देखिए टकराव से पहले M1 और MU, मतलब कि यह था किसका, रॉकेट का, और यह था पृथ्वी का, M2 U2। और टकराव के बाद जो होगा M1 V1 हो जाएगा और M2 V2 हो जाएगा। तो यह द्रव्यमान कहता है टकराव से पहले और टकराव के बाद दोनों का जो संवेग होता है संरक्षित रहता है। मतलब कि दोनों के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। कहता है कि टकराव से पहले और टकराव से बाद में दोनों का संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रॉकेट होता है वे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है।
और यहाँ से जो m1u1 प्लस m2v2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 से जो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स भी कई प्रकार से पूछे गए हैं, तो इसको रखिएगा कि टकराव से पहले, तो आपको रखना है कि टकराव से पहले और यह क्या है टकराव के बाद, यह दोनों के दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस पे क्या करते हैं आप लोग, क्वेश्चन आता है, बनता भी है। तो टकराव से पहले देख लीजिएगा और टकराव से बाद में, जैसे कि बंदूक से गोली निकलना, बंदूक से छोड़ी गई गोली, उस पर भी आता है, या कभी कभी पिंड से कहता है कि एक पिंड टकरा के चलती है, तो इस पे बनता है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 m2v2, यानी टकराव से पहले उसका द्रव्यमान क्या था, उसका वेग क्या था, और टकराव के बाद उसका द्रव्यमान और उसके वेग जो होंगे वह क्या होंगे, दोनों बराबर होते हैं। ये होता है समवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला आता है गुरुत्वीय त्वरण g निर्भर नहीं करता है किस पे। आपको बताना है कि जो g है किस पे निर्भर नहीं करता है। सभी लोग बताइए कि किस पे निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के m द्रव्यमान पे, कि गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पे, या गुरुत्वीय स्थिरांक पे, या पृथ्वी के त्रिज्या पे, बताइए किस पे निर्भर नहीं करता है। जो g होता है स्मॉल g, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। करा जाओ जल्दी जल्दी आंसर। चलिए, अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो यह 3 दिनों से क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ऐसा क्वेश्चन आपको 3 दिनों से देखने को मिल रहा है कि जो g होता है gm बटे में r स्क्वायर होता है। क्या होता है, gm बटे में r स्क्वायर होता है। g बराबर gm बटे में r स्क्वायर होता है। जो g होता है ये तो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो m होता है यह पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और जो r होता है वह पृथ्वी की त्रिज्या होता है। यह क्या था, 3 दिनों से क्वेश्चन आ रहा था, 3-4 दिनों से, कि g बराबर gm बटे में r स्क्वायर, मतलब कि जो g होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और m जो है यहाँ पर गिरने वाले वस्तु का नहीं, यह जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है। अगर क्योंकि आपको पता था कि हम लोग इसको कैसे निकाले थे, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो गुरुत्वीय बल होता है, मान लीजिए कि यह है पृथ्वी और यह क्या है, यह है पृथ्वी और यह जो है किसी सतह का पिंड है। मान लीजिए कि कोई द्रव्यमान m है और यह जो है पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा m से सूचित कर देते हैं। क्या है, बड़ा से सूचित कर देते हैं। अब क्या होगा कि इसको और इसको कहा जाता है कि दो पिंडों के बीच एक बल कार्य करे। क्या करे, जब दो अलग अलग द्रव्यमान के कोई पिंड होंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि जब दो पिंड जिनका द्रव्यमान अलग अलग होगा उनके बीच एक बल कार्य करता है, उनके बीच एक बल कार्य करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल, मतलब उनके द्रव्यमान के गुणनफल और उनके दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कहता है बल कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक वस्तु जो गिरा रहे हैं उसका द्रव्यमान तो m है, और जिस पे गिरा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो एक क्या है, द्रव्यमान है, मतलब पृथ्वी तो एक पिंड है और पृथ्वी का पिंड जो है m है। क्योंकि गिरेगा किधर, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है और यह क्या है, कम है। और आपको पता है कि जब दो पिंडों के द्रव्यमान में अंतर होगा तो एक दूसरे को खींचेंगे। अब रहा कि कौन किसको खींचेगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वह खींचता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो पृथ्वी है इसकी त्रिज्या जो होगी, क्योंकि यह पृथ्वी की त्रिज्या, यह है केंद्र और यह क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी वह क्या होगी, r होगी। और यह जो होगा पृथ्वी की सतह से खींच रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो होगा वे होता है r।
और इसी आर को लेकर बनाया गया। तो m1 और यह क्या है, पृथ्वी बड़ा वाला है। तो और आपको पता है कि जब समानुपाती का साइन हटता है तो आता है g इंटू m1 इंटू m2 बटे में r²। और आपको और भी पता होगा कि जब कोई पिंड है और F बराबर, आपको पता है कि F बराबर होता है mg, क्योंकि जो भार होता है mg होता है, तो m से m जो होगा कट जाएगा, mg जो होता है, क्योंकि m से ही क्यों इसको छोटे वाले को क्यों कटा, क्योंकि इसी को जो है, इसी के कारण गुरुत्वीय त्वरण कहता है कि जिसको खींचे तो ये छोटा वाला नहीं खींचेगा, तो छोटा वाला m क्या हो जाता है, कट जाता है, और f के जगह पे क्या आ जाता है, g आ जाता है। तो g बराबर gm बटे में क्या हो जाता है, r²। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान और उनकी त्रिज्या पे निर्भर करता है, न कि जो वस्तु गिरा रहे हैं कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इस बातों पे निर्भर नहीं करता है। तो आप इस बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि पृथ्वी जिस बल से खींचता है, उसका जो है मान उसके कुछ पर भी निर्भर नहीं करता। अब ये रहता है कि जो खींच रहा है उस पर निर्भर करेगा कि वह कितने द्रव्यमान की है और उसकी त्रिज्या कितनी है, इस बातों पे निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको बताना है 5वें नंबर क्वेश्चन को कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से मतलब कि कोई चमकीली सतह है उस पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, अनियमित रूप से, नियमित रूप से, विस्तृत रूप से या सामान्य रूप से। बताइए कि क्या होगा, बताइए सभी लोग कि क्या होगा, इसका आंसर कीजिए सभी लोग। कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, अनियमित या नियमित। बताइए और आंसर करते रहिए सभी लोग, और एक दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो वह नियमित परावर्तन के घटना घटित करता है। नियमित परावर्तन के घटना कहता है कि जब कोई सतह पर कोई चिकनी सतह है और इस पे कोई किरण आपतित होता है तो वह जिस एंगल से आपतित करिएगा उसी एंगल से क्या होगा, परावर्तित भी होता है। तो आपतित जो होगा वह आपतित किरण जिस थीटा के साथ करिएगा, परावर्तित भी उसी थीटा के साथ आएगा। अगर हम ऐसे आपतित करते हैं तो इसका जिस थीटा के साथ आया उसका भी परावर्तन क्या होगा, इसी प्रकार से होगा। तो आपसे पूछता है कि कोई भी चमकीली सतह अच्छा से चमक रहा है तो वह किस आपतित होता है, वह नियमित परावर्तन की घटना घटित करता है। जैसे कि आप देखिए, ये रहे सूर्य भगवान जी, ये हैं भगवान जी सूर्य भगवान, और यह जो सूर्य है अपनी प्रकाश को आ रहा है, और यह क्या रहे, शीशा है। पहले बचपन में शीशे को लेकर प्रकाश के सूर्य की तरफ लेकर क्या करते थे, चमकाते थे। आप सबों को पता होगा कौन कौन ऐसा किया है कि जो शीशे को लेकर, जो घर में ऐनक होता है उसको लेकर सूर्य की तरफ कर किसी की आंख पर फोकस करते थे। कौन कौन ऐसा किया है? जो ऐसा किया वो एस टाइप करे कि हमने किया है। एक टाइप करे, एस करने में समय लगेगा। एक टाइप करे, जो नहीं किया है अपने बचपन में ऐसा, वो 2 टाइप करे। क्योंकि आप सब अभी बच्चे नहीं हैं, कुछ लोग तो इसमें बुढ़ा रहे हैं, तो जो बुढ़ा रहे हैं वो तो करबे किए होंगे और पता है। तो बताइए कौन कौन किया था, बताओ तो। अब देखिए, जब बचपन में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था, जिधर सूर्य का प्रकाश आ रहा था मतलब कि पूरब साइड से आ रहा था, तो पूरब साइड की तरफ क्या कर रहे थे, शीशा कर रहे थे। अब क्या हो रहा था कि ऐसे जब किए तो प्रकाश इस पे आपतित हुआ। अब हमको जब किसी की आंख पे चमकाना होता था तो उस ऐनक को क्या करते थे, टेढ़े करते थे, या जिधर करना होता था, जिधर करते थे वह लाइट क्या होता था, उधर ही जाता था। तो वे क्या करता है कि जब आप उसको जिस थीटा के साथ जितने डिग्री पे रखिएगा वह क्या होगा, परिवर्तित भी उसी के साथ हो जाता था।
तो आपको वह नियमित परावर्तन के घटना को बताता था, यानी कि वह आपतित जो होगा वह जिस थीटा के साथ आप इस जो ऐनक था जिस थीटा के साथ उस पर आपतित करवाते थे उसी के थीटा के साथ वह परावर्तित भी करता था, यानी कि वह नियमित परावर्तन की घटना को बता रहा था। क्या बता रहा था? नियमित परावर्तन के घटना को बता रहा था। अच्छा, जानते हैं परावर्तन क्या है? कहता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः लौट जाए, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए और जितने थीटा के साथ उसको करिएगा उस थीटा के साथ क्या हो? आपतित होता है। यह हुआ। सबसे जानते हैं सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है? सबसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए कि जब आप परावर्तन की घटना होगा, क्या जब परावर्तन की यानी कि रिफ्लेक्शन की घटना होगा, परावर्तन की जब घटना होता है तो बताइए कि क्या बदल जाता है, मतलब कि क्या बदल जाता है, क्या बदल जाता है और क्या नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। मतलब कि जब परावर्तन की घटना हो जाएगी, परावर्तन की घटना होता है तो कौन कौन से ऐसे हैं जैसे कि वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, ये सारे के सारे में कौन ऐसा ऑप्शन दे देता है 4 और आपसे पूछता है कि कौन कौन बदलते हैं और कौन नहीं बदलते हैं। तो क्या आप लोग एक बार बताएंगे कि कौन कौन सा चीज़ बदल जाता है? परावर्तन की घटना में क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है? क्या बदल जाता है? तो देखिए, अगर आपको एक बार कमेंट कीजिए तो कौन कौन जानते हैं, देखें थोड़ा सा कि क्या क्या परावर्तन घटना में क्या बदल जाता है और क्या नहीं बदलता है। जल्दी जल्दी से टाइप करिए तो थोड़ा। चलिए, अगर परावर्तन की घटना के देख लीजिए, परावर्तन की घटना कहना तो कहेंगे क्या बदलती है, तो कहेंगे कि आती। कहेगा कि जब कोई यहां से यहां आएगी, कौन आएगी? तो मान लेते हैं कि कोई एक लड़की है जो कि यहाँ से यहाँ आ रही है, तो कहेंगे कि आ रही है मतलब कि यह क्या हो रही है? बदल रही है। जब लड़की एक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, मान लीजिए कि यह क्या है? सूर्य का प्रकाश, मतलब कि यहाँ से आ रहा है, तो कहेंगे कि जब आ रहा है, जब कोई लड़की आएगी तो उसको कहेंगे कि आती। और जब वो आती है मतलब कि क्या? परिवर्तन करके आएगी, क्योंकि यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो कहेंगे कि ना परिवर्तित कर रहा है, यानी कि बदल रहा है। यहाँ से यहाँ आ गया मतलब बदल गया, तो कहेंगे कि यह है आती। आ से मतलब हुआ आयाम, क्या हुआ? आयाम, और ती से होता है तीव्रता। आयाम और तीव्रता जो होता है बदल जाता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आयाम और तीव्रता बदल जाता है। जो नहीं बदलता है वह है, उसको याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए कहेंगे क्या चीज? इसको याद रखने के लिए कहेंगे कि बदल जाता है, मतलब कि उसके लिए कहेंगे आती। नहीं बदलता है तो कहेंगे कि आवे तो, आवे तो मतलब कि आती। जब आएगी तो बदल जाएगी। आपको सस्पिशन है कि आवे त मतलब कि आएगी तब, आवे त मतलब कि आ से हुआ क्या? आवृत्ति, और वे से हुआ वेग, और त से हुआ तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य तो आप लोगों को याद रखना होता है, रखिए कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपसे पूछेगा क्या बदल जाता है और क्या नहीं बदलता है। तो जो बदलता है तो बदलता है तो कहेंगे कि बदल जाएगी जब आती है। आती है, आ से आती है मतलब कि आयाम और तीव्रता, आयाम और तीव्रता। जबकि नहीं बदलती है वे है आवे त, मतलब उसके लिए याद रखेंगे कि आवे त, आवे मतलब कि आवृत्ति, वे मतलब वेग, और त मतलब तरंगदैर्घ्य होता है। ये सब आपको याद रखना होता है। तो जब भी परावर्तन की घटना या परावर्तन से कोई क्वेश्चन आए तो आप दो बात हमेशा रटते रहिएगा, याद पढ़ाते रहिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को आता है और गलती हम लोग मार के आते हैं और याद भी भूला जाता है। तो याद रखिएगा कि परावर्तन में जो बदल जाती है, जो बदल जाती है,
तो कहेंगे कि परावर्तन में बदल जाता है, जो बदल जाता है उसको कहते हैं आती। जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है उसको शक है कि आएगा कि नहीं, उसको कहेंगे कि आवे त। आवे त मतलब आती है, मतलब आती है मतलब कि आयाम और तीव्रता, आयाम और तीव्रता। और आवे त मतलब कि आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्घ्य। ये सारे के सारे जो हैं नहीं बदलते हैं, जबकि यह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको याद रखिए, क्योंकि हमेशा भुला जाते हैं, इसलिए इसको जुगाड़ से याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6ठा नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। जो एक उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस लंबाई होती है, बताइए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अपरिमित। आंसर कीजिए सभी लोग कि क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे और सभी लोग करते रहिए आंसर, सो मत जाइए सभी लोग। अरे आज ये बुढ़ा गया सबका जी, जैसे जोश ही नहीं रहता है क्वेश्चन को देखकर। क्वेश्चन को देखिए, फाड़िए, क्वेश्चन की देखिए कि डर के भाग जाए, हाँ अब क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अच्छा, 6ठवें नंबर की क्वेश्चन को आंसर कीजिए जल्दी से सभी लोग। देखते हैं कौन कौन से इसका आंसर सही कर रहे हैं और कौन कौन से लोग हैं जो कि इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं। चलिए, अगर उत्तल लेंस की अगर फोकस लंबाई की बात कहा जाए तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। कितनी होती है, धनात्मक होती है। तो आपसे पूछा था कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितनी होती है, तो धनात्मक होता है। अब देखिए इसका भी कन्फ्यूजन रहता है कि कब प्लस कब माइनस होता है, किस में प्लस किस में माइनस होता है। देखिए आपको कैसे लिख रहे हैं, उत्तल ऐसे लिख रहे हैं। जब उत्तल लिख रहे हैं तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक होता है अवतल, क्या है, अवतल, और इसमें देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे का साइन होता है, जैसे कि ऊ लिखा हुआ जिसमें कुछ का साइन नहीं होगा, उसको प्लस कहते हैं। याद रखने का तरीका, ये कोई मेथड नहीं है, मतलब याद कैसे रखा जाए कि किस में धनात्मक और किस में ऋणात्मक होता है। तो जो उत्तल होता है इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, जबकि अवतल लिखते समय आप ऐसे लिखते हैं, तो जो ऐसे दिखाई दे रहा है कहेंगे कि ऋणात्मक है। जब उत्तल होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो वह प्लस। जब अवतल है तो इसमें ऐसे करके दिखाई दे रहा है, मतलब यह क्या है, माइनस है। तो कहेंगे कि जो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होता है वह धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का जो होगा वे क्या होगा, ऋणात्मक होता है। तो ये याद हो गया। पहला कंफ्यूजन तो यही रहता है कि कब प्लस होता है कब माइनस। तो आप एक बार याद रख लेंगे कि जिसमें कुछ नहीं प्लस, जिसमें ऐसे करके लिखेगा माइनस की तरह है, मतलब कि यह क्या है, माइनस होता है। तो प्लस और माइनस में समझ में आ गया। कभी कभी इसका इंग्लिश में हम लोग फंसते हैं कि इंग्लिश कौन सा होता है। उत्तल को कन्वेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वेक्स, और यह होता है कनकेव। क्या होता है, कनकेव। तो उत्तल को कहेगा तो कन्वेक्स और अवतल का होता है कनकेव। क्योंकि अगर उत्तल मतलब कि उत्तल लेंस कहे तो उत्तल मतलब उठल, मतलब कि इसके दोनों तरफ से क्या रहेगा, उठल रहेगा, कुछ ऐसा साइन से रहता है। तो कहीं कहेगा कि उत्तल लेंस तो कहेंगे कि उठल लेंस, मतलब कि जिसके दोनों सतह जो है उभरा हुआ दिखाई देगा उसको कहते हैं उत्तल। और उत्तल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि यह है प्लस। उत्तल को और अवतल जो है, जब उत्तल उठल हो गया तो अवतल क्या हो जाएगा, जब उत्तल उठल तो अवतल धसल। तो अवतल जब होगा तो वह क्या होगा, दोनों तरफ से धसा हुआ रहता है। तो उत्तल हो गया, यह क्या हुआ, अवतल हो गया। और ऐसे देखिए यह होता है ऐसे, तो कनकेव, केव मतलब गुफा होता है, और गुफा की तरह यह दिखाई दे रहा है। तो इसको याद हम लोग कैसे रखते हैं, तो इसको कहते हैं कि कनकेव होता है। क्या होता है, यह कनकेव होता है और यह क्या होता है, कन्वेक्स होता है। क्लियर।
और कन्फ्यूजन देखिए आपको कहाँ रहता है कि किसको कब अपसारित कब अभिसारित होता है, तो पहले समझ लीजिए। एक होता है अपसारित, एक होता है अपसारित, एक होता है अभिसारित। क्या होता है? अभिसारित। अपसारित मतलब ना कि सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना, सभी प्रकाश को एक जगह जो केंद्रित कर देगा उसको अपसारित, और सब एक प्रकाश को लेकर क्या कर दे, फैला दे, उसको कहते हैं अभिसारित। अपसारित को और अभिसारित को, इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है, कन्वर्जिंग। और यह जो होता है डाइवर्जिंग होता है, मतलब कि यह डाइवर्ज करेगा, मतलब कि यह क्या करेगा, फैलाएगा। जबकि कन्वर्जिंग जो है एक जगह स्थिर करता है। तो अब रहा बात कि किसको कब, माने उत्तल लेंस को, देखिए दो दर्पण, एक तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सारे के सारे आपको याद रखना होता है। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है, जो यह लेंस होता है, जब यह प्रकाश को क्या करता है कि जितने भी प्रकाश होते हैं, जितने भी प्रकाश आएंगे उनको क्या करेगा कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एक बिंदु पे केंद्रित करता है। जब प्रकाश एक जगह पर केंद्रित होगा उसको कौन सा कहेंगे, अपसारित ना, तो इसको कहेंगे कि अपसारित है, सॉरी अभिसारित ना, अपसारित और अभिसारित। देखिए यह क्या कर रहा है, किसी बिंदु को ले रहा है, तो यह क्या है, अभिसारित। यहाँ पर गलती बताए हैं कहाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो देखिए वो पीछे वाला से फिर से मिटका को इसको बना दिए, फिर से वो थोड़ा सा ज़्यादा अथु हो गया था, हिचपिच हो गया था, नहीं समझ में आ रहा था। देखिए अब से फिर से अगर कहा जाए उत्तल लेंस को, क्या कहा जाए, उत्तल लेंस की अगर बात कहा जाए तो उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस को कनकेव लेंस। उत्तल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब कि यह है प्लस, और यह अवतल लेंस दिखाई दे रहा है, इसमें मतलब यह क्या है, माइनस होता है। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, यह सारे के सारे आपको समझ में आ गया कि किसको प्लस होगा, किसमें माइनस होगा। तो उत्तल में कुछ नहीं प्लस, अवतल में ऐसा दिखाई दे रहा मतलब माइनस, कन्वेक्स कनकेव, ये तो याद हो गया। अब देखिए ये हुआ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखिए यह क्या हो रहा है कि एक बिंदु से डाइवर्ज दिखाई दे रहा, मतलब कि इधर जाता हुआ, इधर जाता हुआ, इधर जाता हुआ, तो ये कहेंगे कि डाइवर्जिंग है। जब डाइवर्जिंग होगा तो कहेंगे कि अपसारित हो रहा है, मतलब कि वह क्या कर रहा है, फैला रहा है। क्या कर रहा है, तो वह फैला रहा है, तो कहेंगे यह अपसारित हो रहा है। जबकि यह एक बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहेंगे कि यह अभिसारित हो रहा है। मतलब कि जिस दर्पण या लेंस में, कोई दर्पण या लेंस में जो एक जगह से, एक बिंदु से फैलाएगा वह होगा उसको अभिसारित या कहेंगे, अरे सॉरी अपसारित कहेंगे। और जो एक जगह केंद्रित करता हुआ दिखाई दे, लेंस हो, दर्पण हो, उसको अभिसारित कहते हैं। अब देखिए कौन सा लेंस किसको अभिसारी लेंस, किसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो देखिए अगर लेंस में अगर बात कहा जाए तो अवतल लेंस का जो गुण होता है वह होता है फैलाने का। तो जो अवतल लेंस होगा वही फिर उत्तल दर्पण, तो कहेंगे कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये सारे के सारे अपसारी। अब कहेगा कि बताइए अवतल लेंस कैसी लेंस है, तो कहेंगे कि अपसारित लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। और उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है, तो कहेंगे कि क्या है, अपसारित दर्पण है। तो कभी कभी पूछता है कि निम्न में से बताइए कि उत्तल दर्पण कैसा दर्पण, अपसारित दर्पण है, अभिसारी दर्पण है, तो कहेंगे कि अवतल लेंस उत्तल दर्पण में अपसारित होता है, जबकि अभिसारित की घटना उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण में होता है। तो आप एक बार अगर इसको याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा। आप सिर्फ एक लेंस को याद कर लीजिए, किसको, जो ये उत्तल लेंस, जो उठल लेंस होता है। आप जब, क्योंकि इसी लेंस का प्रयोग हम लोग आवर्धक लेंस के रूप में करते हैं। पहले बचपन में जो हम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता था, तो जो लेंस के रूप में जो उठा हुआ भाग होगा वे क्या करता था, सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करके एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जब सभी प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करेगा तो वह उत्तल लेंस होगा,
और वह अवतल दर्पण होगा। तो ये थे आपके अभिसारी अपसारी से, जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना होता है। अब बताइए कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, मतलब कि केस लेंस में दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष है उसी को मायोपिया कहा जाता है। मतलब कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जब आप निकट दृष्टि दोष से बाधित होंगे तो आपको कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा? बेलनाकार लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या उत्तल या अवतल का? बताइए कौन सा होगा? बताइए कृष्णा जी, कृष्णा जी बताइए। आप कृष्णा जी जुड़े हो तो बताइए, क्योंकि आप ही चश्मा पहनने वाले। कैसे ब्याह होगा सबका जो चश्मा छोड़ रहा है? चलिए बताओ जल्दी जल्दी। चलिए निकट ना, और इसको याद रखने के लिए सभी लोग तो जुगाड़ बिठाइए लिए हैं। एक होता है निकट, एक होता है दूर। तो दूर कहता है तो उत्तल, और निकट कहता है तो अवतल। ठीक है। दूर, जब दूर दृष्टि हो जाएगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मतलब कहा जाता है कि जो आप में दोष होगा वह आपको स्पष्ट दिखाई देगा। कहेगा कि दूर दृष्टि, मतलब कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। कहेगा कि निकट दृष्टि दोष है, मतलब कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जो दोष होता है वही, मतलब कि जो आपको स्पष्ट दिखाई देता उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। का मतलब ना कि निकट के वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट उसको नहीं दिखाई दे, तब उसको कहेंगे कि यह क्या है? निकट दृष्टि दोष है। और इसी को मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो जब इसके लेंस की किसका प्रयोग किया जाता है तो निकट 3 अक्षर का होता है तो 4, और 2 वाला के 3। तो सभी लोग इसी तरह याद करते हैं कि 3 अक्षर वाले के लिए 4 अक्षर वाला, और 2 अक्षर वाले के लिए 3 अक्षर वाला। मतलब कि निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। अब कभी कभी क्या होता है कि अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फंसते हैं। तो जो निकट होता है तो निकट के लिए तो आप कर लिए मायोपिया, मायोपिया। अब दूर के लिए अगर बात कहें तो दूर के लिए होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। देखिए इसको याद रखने के लिए कहानी की तरह याद रखिए। मान लीजिए कि कोई नहीं हंसेगा। मान लीजिए कि कोई क्या है, एक शादीशुदा औरत है। जैसे कि अभी धनोज का शादी हुआ, अब धनोज चले गए हैं दिल्ली। कहाँ चले गए हैं? दिल्ली। अब इनके जब निकट में अगर धनोज होते, मतलब कि जब कोई इस औरत या जो शादीशुदा है उसके अगर पास में, अगर मतलब कि वह दिल्ली नहीं गए होते, अगर मतलब कहीं दूर नहीं होते, तब तो कहती कि यह है मायोपिया। मतलब कि जब किसी के पति या मान लीजिए कि धनोज निकट में होंगे तो उनकी जो औरत होंगी कहेंगे कि मायोपिया, क्या है? मेरे पिया। जब यह दूर होंगे और इनको बुलाना होगा तो कहेंगे कि आप जल्दी दूर दिल्ली से आने के लिए मेट्रो पकड़ लीजिए और यहाँ पे क्या होइए, पहुँच जाइए। तो अब क्या हो रहा है कि इनको बुलाने के लिए, जो मायोपिया हैं, इनको बुलाने के लिए मेट्रो पकड़ाया जा रहा है। तो कहेंगे कि दूर दृष्टि के लिए कहेगा कि नज़दीक होंगे तो मायोपिया, जब नज़दीक हैं तो मायोपिया, और जब दूर होंगे कहेंगे तो हाइपरमेट्रोपिया। मतलब कि मेरा दिमाग एकदम हाइपर हो गया है, इसलिए आप क्या करिए कि मेट्रो पकड़ के आ जाइए। तो उसके लिए कहेंगे कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वे दूर के लिए होता है, निकट के लिए मायोपिया,
दूर को हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि यह हिंदी कभी कभी निकट दृष्टि न दे के खाली मायोपिया और क्या दे देता है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब बताइए कि जब आपको मायोपिया ही नहीं पता रहेगा तो अब तो ये जुगाड़ बिटा भिड़ाया के 2 वाला के 2 और 3 वाला के 3, ठीक है। तो यहां से अगर मायोपिया अगर हाइपरमेट्रोपिया में 2 वाला पर 3 तो फेल हो जाएगा, क्योंकि मायोपिया हाइपर मायोपिया, तो उसको भी वैसे भी याद रखिए, इसको भी, तो हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया। अच्छा, एक इसको भी वैसे भी याद रख सकते हैं, क्या है, हाइपरमेट्रोपिया लिख लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और निकट के लिए, तो निकट को तो मायोपिया कहते हैं, निकट के लिए हो गया उत्तल, और इसके लिए हो गया दूर के है तो उत्तल। अब इसमें उल्टा हो गया, बड़का के छोटा का, छोटका के बड़का, तो कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर इंग्लिश वाला कह रहा है तो छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, और नहीं कहीं याद रखना है तो खाली एक ही याद रख लीजिए कि मायोपिया मतलब कि नज़दीक है, मतलब कि उसको निकट दृष्टि है। मायोपिया मतलब कि मेरे पिया नज़दीक हैं, इसका मतलब कि वे होंगे निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि मेरे क्या है, दूर हैं, तो जब दूर होंगे तो उसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ये रहेगा जुगाड़ याद रखने के लिए। अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है और यह कैसे कैसे होता है हाइपरमेट्रोपिया, और मायोपिया में क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, उसको समझिएगा। देखिए, यह होता है मायोपिया। मायोपिया में घटना क्या होता है, देखिए, यह होता है आपका आंख, मतलब कि जो आपके आंख होता है, जो आपकी आई है। अब देखिए यह क्या हो रहा है, कोई आपका लाइट इधर से जा रहा है, जो पीला वाला क्या है, एक लाइट है, और यह लाइट क्या कर रहा है, आपके जो यह दिखाई दे रहा है आइरिस जो है, और यह ऊपर होता है परितारिका। देखिए यहाँ से यह होता है पिपुल्स। ये कभी आंख का आएगा तो बता देंगे, आंख का कैसा है उसके बाद बताएंगे। या बस आप याद रखिए कि जो यह पीला वाला भाग है ना, इसको देखिए, जो पीला वाला भाग, जो निचला वाला भाग होता है, यह होता है रेटिना। दिखाई दे रहा है जो यह जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रेटिना। अब क्या होता है कि जब आपका प्रकाश बनने के बाद, यहाँ से लेंस होने के बाद आपसे पूछता है कि आपके जो आँख होता है, यह जो है क्या होता है, लेंस की तरह जो दिखाई दे रहा है, यह होता है लेंस। और लेंस क्या करता है, अब देखिए आँख में आपका कुछ लेंस ऐसे है, तो जब ऐसे है तो यह सभी प्रकाश को क्या करता है, एकत्रित करके केंद्रित करता है ना, तो कौन सा है, उत्तल लेंस। तो कभी कभी पूछता है कि आपकी आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, तो वे होता है उत्तल लेंस। आंख में आपका किस प्रकार का लेंस, उत्तल लेंस होता है। अब इस लेंस से एकत्रित किसी बिंदु पे करना है, और हमको पता है कि जब प्रकाश होगा, जब प्रकाश आंख से जाकर वह रेटिना पे न बने, दो ही केस होगा, रेटिना पे बनेगा तो इसका मतलब कि आपका आंख स्वस्थ है, या रेटिना से आगे बन जाए या रेटिना से पीछे बन जाए, 3 ही केस होगा। जब प्रकाश प्रवर्तित होके जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बन जाए या रेटिना के पीछे बन जाए, तो वो होता है आंख की दोष। कहता है आंख की दोष कब कहा जाता है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर उसका प्रतिबिंब की तरह रेटिना के आगे या रेटिना के जो पीछे बन जाता है, वह होता है आंख की दोष। अब रेटिना के अगर आगे बन जाएगा, मतलब कि यह आगे बन जाएगा और रेटिना के पाछे बन जाएगा। जब यह प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाएगा तो कहेंगे कि क्या है, यह है निकट दृष्टि दोष। और जब रेटिना से पीछे बन जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। जब आपका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बन जाए, तो जब मेरे आगे बनेगा तो कहेंगे कि यह क्या है, मेरे निकट में है। मेरे आगे मतलब निकट में है, और मेरे पीछे बनेगा मतलब कहेंगे कि दूर में है। निकट में और दूर में। अब देखिए आपका निकट कैसे होगा, आप किसी के आपके आगे जो होगा वही ना निकट होता है, और जो पीछे होगा कहेंगे दूर है, पीछे छूट गया। तो जो अगर ये भी याद रखना होता है, पूछता है कभी कभी कि निकट दृष्टि दोष में बताइए कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पे पीछे बनता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है,
उसमें जो होता है प्रतिबिंब आपके निकट जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना के आगे बन जाता है। तो निकट मतलब कि रेटिना के आगे, दूर मतलब कि रेटिना के पीछे, क्योंकि हम लोग यही पता नहीं होता है कि निकट में कहाँ होगा दूर में कहाँ होगा। तो कहेंगे कि रेटिना है ना, अब रेटिना का कोई आगे होगा मतलब कि यहाँ जो होगा उसको निकट कहेंगे, और हमारे पीछे जो हो जाएगा उसको दूर छूट जाता है। तो यह कहेंगे कि यह निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पाछे बनता है। और रेटिना पर बनेगा तो कहेंगे कि आँख क्या है मेरा, सही है। तो अब कृष्णा जी का क्या हो रहा है, आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, यह बताएंगे कि इनकी निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, या फैशनदार चश्मा पहने हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा पहनता है शौकीनी में, जैसे कि ऋतु जी कभी कभार पहनते हैं। तो यह हुआ मायोपिया। कैसे पिया, मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या चीज, निकट ना होंगे पिया, तो निकट दृष्टि दोष है। निकट में वस्तु निकट का स्पष्ट दिखाई देगा, दूर में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, तो ये होते हैं। अब देखिए यह थे निकट। अब देखिए यह जो है आपका कुछ है, देखिए इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। यह है नॉर्मल आँख, मतलब कि जब आपका सामान्य आँख है, आपकी आँखों में कोई दोष नहीं पाएगा। क्यों दोष नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पे बन रहा है। जब आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तो कहेंगे कि आपकी आंखों में कोई दोष नहीं है, मतलब यह आपके क्या है, सही है। जब यह हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ हाइपरमेट्रोपिया होता नहीं दिया हाइपर, तो जो यह दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, यह आपका प्रतिबिंब, यह रेटिना यहाँ पे आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में यही, जब नॉर्मल आइस होता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, जबकि दूर दृष्टि दोष हो जाता है रेटिना यहाँ पे है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष में, और ही कभी कभी पूछता है ना कि बताइए कि निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, अब कहिएगा बड़ा लंबा हो गया, ध्यान से देख लीजिए, इससे जो क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। एक बार और सुनिए कि जब निकट होगा, निकट के केस में क्या होगा, निकट के केस में आपका प्रतिबिंब रेटिना के आगे हो जाएगा, रेटिना के आगे हो जाएगा। और दूर दृष्टि के, निकट के दृष्टि में क्या क्या होगा, आपका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाएगा। क्यों बन जाता है, क्योंकि आपका जो फोकस है यह नेत्र गोलक जो होता है, जो नेत्र है यह क्या हो जाता है ना कि ऐसे बड़ा हो जाता है। ध्यान से समझिए, जो लेंस होता है आंख की, अगर दोष की बात कहा जाए तो जब निकट दृष्टि दोष होगा, जब आपकी सामान्य आंख कुछ ऐसे होती है। अब यह दोष क्या होगा कि जो आपकी लेंस, जो आंख की लेंस है वह की तो ज़्यादा फैल जाए, नेत्र गोलक जो लेंस जो होगा कुछ ऐसे फैल जाएगा, मतलब इतना मोटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा, जो प्रकाश मोटा हो जाएगा, तो यह जहाँ प्रकाशित होकर जब यह मोटा हो जाएगा तो यह प्रकाश जो है, लाइट तो उतना ही जा रहा है, वह कहाँ हो जाएगा, इधरे बन जाएगा। और जब प्रकाश तेज होगा, प्रकाश तेज तो वही, मतलब कि यह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो यह क्या होगा, इसके भी मतलब कि जहाँ पे इसको रुकना चाहिए था उससे क्या कर रहा है, पार होता है। तो कभी कभी पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में फोकस जो होता है उसकी फोकस क्या हो जाती है, पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है, लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, प्रतिबिंब आगे बनता है और फोकस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोकस कम, लेंस पतला हो जाता है और ये आगे बनता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो सारे नहीं तो बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत सारा क्वेश्चन है, आज बहुत लेंदी हो गया, आगे भागिए। यौगिक में कौन सा एक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है, आज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। यौगिक में कौन सा एक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है, OH, भागिएगा मत, आज थोड़ा लंबा खिंचा गया। कौन सा यौगिक होता है, यौगिक OH के रूप में प्रयोग होता है, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए, अब आंसर जल्दी जल्दी कराते चलते हैं। कौन सा यौगिक कार्यात्मक समूह के रूप में होता है, तो कहेंगे कि OH जो होता है एल्कोहल समूह का होता है, एल्कोहल समूह होता है। तो जब OH सामान्य रूप से रखता है, जैसे कि C2H5 होगा, C2H5 होगा तो इसका दो नाम होगा, एक होगा साधारण नाम और एक क्या होगा, C2 ले लेते इसी को मान लेते, C2H5 होगा तो एक होगा साधारण नाम, एक होता IUPAC नाम। साधारण नाम जब होगा इसके साथ OH जुड़ा रहेगा तो यह क्या होता है, कहेंगे कि इथाइल एल्कोहल है। क्या है, इथाइल एल्कोहल है। जबकि यही
आईयूपीएसी नाम कहेगा तो कहेंगे कि इथेनॉल है, इथेनॉल। आईयूपीएसी नाम में ऑल लग जाता है इथेनॉल, जबकि साधारण नाम में उसके साथ एल्कोहल जुड़ जाता है और OH समूह जो है एल्कोहल समूह से है, तो यह ब्यूटेनॉल जो है इसका आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नाम है। जबकि अगर इसका साधारण नाम कहता तो क्या होता, ब्यूटिल जो एल्कोहल है वो हो जाता, जिसे एथिल एल्कोहल होता है उसके बाद ब्यूटिल एल्कोहल हो जाता। तो इसका साधारण नाम क्या होता है, ब्यूटिल एल्कोहल, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, कौन एक जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, आपको बताना है कि कौन है जो कि एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। आंसर कीजिए जल्दी से। आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से। चलिए, इसके आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो 9th नंबर होगा इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। क्या होगा, बेकेलाइट, क्योंकि यह थर्मोप्लास्टिक नहीं, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। बाकी सब थर्मोप्लास्टिक है, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है, बताइए कौन सा है जो मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। आंसर कीजिए जल्दी से, कौन है जो कि मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, अगर कौन सा सही नहीं है तो जो बी, ऑप्शन नंबर बी है वह सही नहीं है। कहेंगे कि उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, या अपने प्रतिरोध को नहीं, कहेंगे कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा टेस्टर में किया जाता है हीटिंग तत्व के रूप में। यह मैग्नीज जो है विद्युत धनात्मक तत्व है और यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये सब के सब सही हैं। जो गलत है वह उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोधों को प्रभावित करता है, ऐसा क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो लोहा या स्टील होता है उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। विद्युत लेपन, गैल्वेनीकरण, मिश्र धातुकरण या एनोजाइडीकरण, बताइए क्या कहते हैं इसको। जल्दी से आंसर कीजिए 12 नंबर का, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, अब थोड़ा लेट हो गया बहुत सारा, बताइए जल्दी से। चलिए, अगर इसकी अगर बात कहा जाए कि लोहे या स्टील पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस तत्व में वंडर एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है कौन से तत्वों को वंडर एलिमेंट्स कहा जाता है। सोना, लिथियम, टाइटेनियम या पारा, बताइए किस तत्वों को वंडर एलिमेंट्स कहा जाता है। भागिएगा नहीं जी किसी को, जल्दी जल्दी करा रहे हैं, लेट हो गया है, ज़्यादा ही डिस्कशंस बड़ा हो गया है, आप लोग उस डिस्कशंस में बोर हो गए होंगे। चलिए, किस तत्व को वंडर एलिमेंट्स कहा जाता है, तो आंसर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है इसको वंडर एलिमेंट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का ऋणात्मक आवेश कितना होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, बताइए। 1.6 × 10⁻18, बताइए कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश की बात कहा जाए तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, मतलब कि रदरफोर्ड ने परमाणु के मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किया था, किस पर, स्वर्ण पे, चांदी पे, टाइटेनियम पे, एल्यूमिनियम पे, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी से बताइए सभी लोग, और लगे रहिए, बढ़ते रहिए, देते रहिए आंसर। चलिए, अगर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अगर बात कहा जाए तो अल्फा कण प्रक्षेपित किया था किस पे, स्वर्ण पर। अगर परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का देखना चाहें तो देखिए यह है। इन्होंने क्या किया था
कि जो रेडियम है, रेडियम से रेडिएशन सोर्स के रूप में रेडियम से अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जब कोई सक्रिय तत्व, जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं, अपने नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप अल्फा बीटा और गामा निकालते हैं, अल्फा बीटा और गामा निकालते हैं, तो जो रेडिएशन सोर्स था उन्होंने रेडियम को लिया और रेडियम से क्या किया कि उन्होंने अल्फा के पार्टिकल्स के बीम यानी कि अल्फा किरण को निकाले और यह सोने के जो परत है, जो सोने का पत्थर है, उस पर प्रतिच्छेदित करवाए, मतलब कि उस पर केंद्रित किए। तो उन्होंने क्या दिखा और उन्होंने फुल और क्या किया कि यह जो है फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन है, यह जो कि ताकि पता चले कि कहाँ से बीम निकल रहा है, उसके लिए उन्होंने एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो है, जो फ्लोरेंस ट्यूब होता है, उसके सोर्स के रूप में उन्होंने एक चारों तरफ से लगा दिया। और उन्होंने देखा कि कुछ रेखा जो है, क्योंकि अल्फा किरण जो है सीधी रेखा में निकलनी चाहिए, तो कुछ रेखा इधर जा रहा है, कुछ रेखा इधर जा रहा है और कुछ रेखा इधर के इधर लौट जा रहा था। तो उन्होंने इसी आधार पर अपना काग दिया था, परमाणु मॉडल को दिए थे। तो कभी और आएंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि आज क्या है, बहुत लेट हो चुका है, इसलिए आगे बढ़ते चाहते हैं। तो आपसे यही पूछा था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो स्वर्ण पे किए जाते हैं। अगला, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन में 24 ग्राम अणुओं की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है कि बताइए कितनी होगी। आंसर कीजिए सभी लोग इसका, चलिए आंसर कीजिए जल्दी से कि 12 आपका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान दे दिया है और 24 ग्राम है, तो बताइए उसमें कितने अणु होंगे। तो बस कुछ करना है, अणुओं की संख्या निकालने के लिए जितना दिया है उसमें 12 से भाग कर दीजिए और कितने अणु निकल के आ जाएंगे, 2 अणु निकल के आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, बताइए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें संयोजकता कितनी होती है। 1 2 3 4, बताइए 17 का आंसर कीजिए सभी लोग कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। एक 2 3 4, जल्दी से कीजिए इसका आंसर सभी लोग, भागिए मत, खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। अब क्या, चलिए अगर आपसे कार्बन की संयोजकता पूछे तो कार्बन की संयोजकता और संयोजी दोनों के दोनों कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आप इसका संयोजकता भी 4 और संयोजी भी क्या होता है, 4 होता है। तो इसका संयोजकता और संयोजी दोनों के दोनों 4 होते हैं। पादप में किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं, मतलब कि किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। आंसर कीजिए 18 नंबर का कि पादप में किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण आते हैं, सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि पादप में किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं, तो वे होता है थैलोफाइटा। कौन आते हैं, थैलोफाइटा। अगर पादप जगत की अगर बात कहा जाए, पादप जगत को 2 भागों में बांटते, एक तो जिसमें पुष्प लगता है और जिसमें एक पुष्प नहीं लगता है। तो अपुष्प जिसमें पुष्प नहीं लगता है, पुष्पभीत मतलब पुष्प लगता है। एक होता है क्रेप्टोगेमस, एक होता है फेनोरोगेमस। जिसमें पुष्प नहीं लगता है उसको 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जिसमें पुष्प लगता है उसको 2 भागों में, नग्न बीजी, अनावृत बीजी। नग्न बीजी को अनावृत बीजी भी कहा जाता है और यह होता आवृत बीजी। आवृत बीजी को 2 भागों में, एक पत्री और द्विबीजपत्री यानी मोनोकोट और डाइकोट कहते हैं। जबकि जो अपुष्प थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा को फिर 3 भागों में बांटा गया है, शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल, कवक और लाइकेन जो हैं थैलोफाइटा संघ के जंतु होते हैं। और देखना चाहें तो कहेंगे कि जो थैलोफाइटा संघ है उसको मुख्यतः 2 भागों या 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हुआ कवक, शैवाल या कवक, यह क्या है, शैवाल है, शैवाल है। और यह है कवक, कवक को ही फंगी कहते हैं, इसको एल्गी, क्या, एल्गी या फंगी। और तीसरा जो होता है लाइकेन होता है। तो आपसे पूछता है
कि लाइकेन किस संघ के हैं, तो थैलोफाइटा संघ के हैं, और थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और लाइकेन आते हैं। और अगर बात कहा जाए कि जो थैलोफाइटा के कुछ हैं, जैसे कि यह देख लीजिए लिविया है, चारा है, यह सब सारे के सारे क्या आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं। तो समय के कारण क्या हो रहा है, इसको उतना समझा नहीं पा रहे हैं, बाद में कभी आएगा तो समझा देंगे अगले क्वेश्चन में। बढ़िए, उस वाहिनी मतलब कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष में वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। बताइए कि मतलब पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। अधिवृषण, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका या सबलीन वाहिनी। आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए, आपको पता है कि जो वृषण है, वृषण में जब शुक्राणु बनता है तो उसको शुक्रवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मस्तिष्क भी शरीर के समन्वय का केंद्र है, मुख्य है, अनुपयोगी है, द्वितीयक है या वैकल्पिक है। बताना है कि जो मस्तिष्क है इसका समन्वय केंद्र है, क्योंकि समन्वय का केंद्र है तो बताइए कि वह कैसा है, मुख्य रूप से है या अनुपयोगी रूप से है या कैसे है। सभी लोग बताइए इसका आंसर, 20 का आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए सभी लोग। बताइए, मस्तिष्क जो है शरीर के समन्वय का केंद्र है, कैसा, मुख्य है, द्वितीयक है या वैकल्पिक है। यानी कि मुख्य ग्रुप मतलब कि इसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि समन्वय और नियंत्रण का कार्य जो है मस्तिष्क के द्वारा। समन्वय और नियंत्रण का कार्य मतलब कि आप में सामान्य रूप से कौन से समन्वय बनाए रखना है, किसके साथ किसके से समन्वय बने रहे और आपका नियंत्रण भी बना रहे, इसलिए यह मस्तिष्क क्या है, मुख्य कार्य है। अनुपयोगी मतलब कि इसका कोई उपयोग नहीं है मस्तिष्क का, ऐसा नहीं है। क्या इसको वैकल्पिक रूप में उपयोग करते हैं, भी नहीं है। द्वितीयक भी नहीं है, क्या है, मुख्य है। द्वितीयक रूप में आते हैं अदर, जैसे कि आता है मेंडुला ऑब्लिगेटा, वो सब सारे आते हैं, तो बाद में कभी देखेंगे। बताइए, पक्षी वर्ग में होता है, पक्षी वर्ग में होते हैं, क्या होते हैं पक्षी वर्ग में, बताइए। आज कुछ ज़्यादा ही आज जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आज मज़ा नहीं आया सेशन में। उस डिस्कशन को छोटा करना चाहिए था, बड़ा हो गया इसलिए समय में नहीं बच पाया। चलिए, पक्षी के वर्ग में अगर कहा जाए पक्षी वर्ग में होता है तो पंख भी होता है, और यह जो होते हैं शुष्क ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं, मतलब कि इनकी त्वचा ग्रंथि विहीन होती है और जो होते हैं शुष्क रूप से होता है, पंख भी पाए जाते हैं, तो पक्षी वर्ग में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उभयचर के अधिकांश, उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होते हैं, मतलब कि उभयचर और सरीसृप, उभयचर को एम्फीबियन कहा जाता है और सरीसृप को रेप्टिलिया कहा जाता है। कैसे होते हैं, एक कक्षीय होते हैं, 3 कक्षीय होते हैं, 2 कक्षीय होते हैं या 4 कक्षीय होते हैं। आंसर कीजिए कितने होते हैं। कितने होते हैं, आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए, अगर इसकी अगर बात कहा जाए कि उभयचर में पता है कि उभयचर और सरीसृप रेप्टिलिया में 3 कक्षीय हृदय होता है, पक्षी में और स्तनधारी में 4 कक्षीय होता है, जबकि 2 कक्षीय जो होता है वे होता है मत्स्य वर्ग में। किसमें होता है, मत्स्य वर्ग में होता है। यह है उभयचर प्राणी जो एम्फीबियन होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, उभयचर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन है जो कि सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। बताइए, क्लोनिकाइमा, जाइलम, स्क्लेरनिकाइमा या जीवितिका। जीवितिका मतलब यह है पेर्निकाइमा, यह है पेर्निकाइमा। क्लोनिकाइमा, स्क्लेरनिकाइमा, जीवितिका मतलब पेर्निकाइमा और जाइलम। बताइए कौन सा अस्थायी उत्तक नहीं है। अस्थाई में वो भी सरल अस्थाई उत्तक बताना है, कौन सा नहीं। आंसर कीजिए। डिस्कशन से इसका अच्छा लाए थे, लेकिन समय उसमें ही सब अच्छा लगे। साइंस में कैसे डिस्कशन नहीं होगा, यही तो समय लगता है भाई।
जब तक साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, याद नहीं रखेंगे, कैसे याद रखना होगा, तब तक तो समय लगेगा ही, और उसी में समय अधिक हो जाता है। और हमको लगता है कि जब ज़्यादा समय हो जाता है तो आप लोग उसको सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। चलिए, अगर इसमें कहा जाए कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो जाइलम। जाइलम सरल नहीं, अस्थायी उत्तक नहीं, यह जटिल अस्थायी उत्तक है। कैसा है? जटिल अस्थायी उत्तक है। देखिए, अगर कहा जाए पादप उत्तक की, तो पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया। एक होता है जो कि विभाजित अपने आप को करता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक जो कि अपने आप को विभाजित नहीं कर सकता है। जो विभाजित करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वह 3 भाग में होता है। एक होता है शीर्षस्थ, जिसे एपिकल कहते हैं, अंतर्वर्षी इंटरकैलेरी, और पार्श्व एनिलेटरल होता है। इससे शीर्ष में दिखने को मिलता है। यह होता है इंटरकैलेरी, इससे यह वृद्धि करता है, यह जो है आंतरिक रूप से जो वृद्धि करता है, और यह पार्श्व रूप से मोटाई को बढ़ाता है। जबकि अस्थायी उत्तक को देखा जाए तो यह 2 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार के सरल अस्थायी उत्तक, जटिल उत्तक, और एक होता है विशिष्ट उत्तक। तो इसका कुछ काम नहीं आता है। सरल उत्तक में पेरेनिकाइमा, कोलेनेकाइमा और स्क्लेरेनिकाइमा होता है, जबकि जटिल जो होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो आपसे पूछा था कि कौन सा सरल नहीं है। सरल में पेरेनिकाइमा, जिसे मृदु उत्तक, स्थूल कोण कोलेनेकाइमा, दृढ़ उत्तक स्क्लेरेनिकाइमा होता है, जबकि जाइलम और फ्लोएम जो होता है जटिल उत्तक के भाग होते हैं। तो वे जटिल उत्तक के भाग थे। प्रोटीन के संश्लेषण में क्षार इवेंट एक में निर्मित, मतलब इवेंट से क्या निर्मित होता है? डीएनए के प्रति, एमआरएनए के प्रति, आरएनए के प्रति, डीएनए और आरएनए के प्रति। बताइए किसमें होता है? प्रोटीन संश्लेषण के क्षार इवेंट में होते हैं। किसके? जल्दी से आंसर कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट एक में होता है। किसमें? डीएनए में, आरएनए में, एमआरएनए में, डीएनए और आरएनए में। चलिए, अगर प्रोटीन संश्लेषण के इवेंट में एमआरएनए का प्रति जो है, प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो क्षार इवेंट से एक एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। किसका होता है? एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? यानी कि क दिन से क्वेश्चन आ रहा है, टैक्सोनॉमी वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, टैक्सोनॉमी और वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। एक क्या थे? आज के 25 क्वेश्चन थे। आज क्वेश्चंस पहले वाले में ही ज़्यादा क्वेश्चन खींच लिया है, बाकी बाद में डिस्कशंस नहीं हो पाया। फिजिक्स ही का कर लिया है, सारे के सारे समय को खींच लिया है। तो अब अगली बार से समय का ध्यान रखेंगे ताकि सभी में डिस्कशंस को दिया जा सके, डिस्कशंस को सभी को डिस्कशन दिया जा सके। जैसे कि आज डिस्कशंस नहीं हो पाया बढ़िया से, तो इसके लिए दुखद है, क्योंकि आज सेशंस में मज़ा नहीं आया होगा। क्योंकि डिस्कशन सभी का होता है तो मज़ा आ जाता है। कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कशन हो पाया था, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन था लेकिन समय नहीं था, इसीलिए। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्कशन से जो पहली बार जुड़े हैं, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए, और ज़्यादा लोगों को जुड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, बाय बाय।